चलिए जी, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4। ठीक, पता है कि आपको 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न थे वो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 11 के आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 23 है, तो 10 तक हम लोग देख चुके थे, तो 11 से 23 तक के सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, बोला कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। भाई आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, पता है क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 14, 11 से लेकर के 14 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के लिए फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। आपको एक कंडीशन दिया गया है, उन कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। अभी तक जो आप देखे थे 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न था उसमें कहा गया था कि आपको सिर्फ जनरल इक्वेशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अब क्या बोला कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि उसमें जो x और y दिया है वो x और y आपको यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, उसको रख करके उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है उसका एक हम लोग पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको रख करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं। और ऐसे भी आपको पता है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं, इसका मतलब उसके जगह पे कोई ना कोई वैल्यू ज़्यादा आता है। तो वही हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, पूरा इसको सॉल्व करना है उसी प्रकार से जैसे आप पहले सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद आपको जो आएगा फाइनल आंसर जनरल सॉल्यूशन, उस जनरल सॉल्यूशन में y = 1 और x = 0 रखना है। उसके बाद वहां से आर्बिट्ररी कांस्टेंट या जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग उस वैल्यू में उसी इक्वेशन में पुट करके एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। ठीक, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 3 मेथड हैं आपके पास। जैसे एक है आपका उसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे को अलग कर देते हैं, सेपरेशन मेथड। ठीक है, और सेपरेबल वेरिएबल हम लोग वहाँ पर जो चर राशि उपस्थित है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेपरेशन मेथड इसको कहते हैं हम लोग, या वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो जैसा रहेगा उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर देखने से लगता है कि हम लोग y को एक तरफ और x को एक तरफ अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। होमोजीनियस में कैसे हम लोग पता करते हैं, होमोजीनियस में क्या होता है कि प्रत्येक पद की जो घात है ना वो सेम होता है। यहाँ पर घात 3 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो घात सेम नहीं है क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी जो समघातता का नियम है उसको पालन नहीं करता है। ठीक है, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम लोग उस मेथड से यूज नहीं कर सकते इसको। लीनियर में भी ये फॉर्म नहीं अप्लाई हो पा रहा है, यानी एक मेरे पास सिंपल सा मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसको हम लगा सकते हैं। ठीक, तो उसको जैसे ही लगाते हैं तो क्या करते हैं कि y को एक साइड और x को एक साइड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है y वाले को एक साइड छोड़ देते हैं, बाकी सारे x वाले को एक साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम x की बात करें तो इधर में पहले से है 2x² + x, इन सारे को हम लोग x को नीचे ले लेते हैं, x³ + x² + x + 1, और ये बटा में जो dx वहां चला जाएगा गुना में। एक बात और समझिएगा ध्यान से, मैंने कहा बार बार dy और dx हमेशा ऊपर आना चाहिए। जैसे dy ऊपर में तो छोड़ दीजिए, जो नीचे में dx है ना उसको ऊपर लीजिए। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में dy और dx ऊपर ही रहता है, कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/dy। ठीक है, ये गलत है। ये इसका मतलब हुआ y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए हमेशा dy और dx को ऊपर ही होना चाहिए। तो dy यहाँ ऊपर में था ही, dx को ऊपर करना होता इसलिए करना है, इसलिए हम लोग इसको उधर साइड ले गए हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आपको इसे सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेशन आप पढ़े हुए हैं, यहाँ पे लिख देंगे नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिखेंगे dy, इसको लिख देंगे 2x² + x, नीचे में x³ + x² + x + 1 × dx। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है। आपको ये भी पता है कि इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, dy का जैसे dx का x होता है dy का y हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि यहाँ पे कौन सा, जैसे 7.1 से लेकर के 7.7 तक में जितना आप पढ़े हुए हैं उन सब में से कोई भी मेथड यहाँ यूज हो सकता है। तो यहाँ
लगता है कि हमें पार्शियल फॉर्म जो है पार्शियल फ्रैक्शन वाला वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सोचना होगा कहाँ पे कौन सा लगेगा। जैसे अगर लगता है कि हमको कुछ मान के बन जाता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। अगर ट्रिगोनोमेट्री आ जाता है तो हम लोग वहाँ पर इंटीग्रेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा u इंटू वी का फॉर्म लगता है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। जब कोई नहीं लगता है तो हम लोग वहाँ पे अंतिम में प्रयास करते हैं, उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाले से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें देखने से लगता है कि कुछ कॉमन निकाल करके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे डी अभी, वो तो एक लाइन के काम हो जाएगा, पहले इसको हम लोग देख देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। पता है ना कि बिना 7 अध्याय पढ़े आप 9 अध्याय नहीं समझ सकते, इसलिए 7 का पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? x स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम 1 कॉमन निकाल दें तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये देखने से ही लग रहा है कि ये आराम से, लंबा से मतलब नहीं है आपको, ये नहीं कि ये लंबा जा रहा है तो हम नहीं बनाएंगे, भारी देकर नहीं, आपको प्रोसेस वाइज काम करना है, जो होगा वो अपने आप हो जाएगा। चलिए यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में 2 चाहे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं बट कोई ज़रूरत नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू डी एक्स। अब देखने से लग रहा है कि ये नीचे में पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म आ चुका है, हम लोग उसको उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आएगा उसका आंसर में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये पता है, dy, और dy का जैसे dx का x dy का y होगा, और इसको क्या करना है हम इसे i मान लेते हैं, इसको अलग में सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा हम लोग पुट कर देंगे, ठीक। फिलहाल अभी हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहीं पर लिख देते हैं एज्यूम्ड, ठीक है। एज्यूम्ड मतलब माना गया है यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी यहाँ तक आपको नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करना होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर आराम से एक एक करके देखते हैं। चलिए जी देखिए, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लोग सब कुछ याद रखेंगे कौन कौन क्या दिया था, अब हमें उसे इंटीग्रेट करना है बस। ये इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, नीचे में लिखेंगे कि नाउ बाय यूजिंग, देख लीजिए थोड़ा सा ये आ रहा है ना, बस आ रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। वी राइट, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको बताया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अगर x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 है, तो कैसे हम लोग इसको ब्रैकेट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि नीचे त्रिघात बहुपद है, क्योंकि अगर x से आप x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और ऊपर में द्विघात बहुपद है, तो ऊपर वाला अगर पावर जो डिग्री है बहुपद का वो अगर कम है नीचे वाले से तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को आप तोड़ सकते हैं। अगर यही ऊपर में बड़ा होता या बराबर होता नीचे वाले के डिग्री के तो हमें उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहना पड़ता, और उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और तब जाकर के आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये त्रिघात नीचे में है, ऊपर द्विघात है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप तोड़ सकते हैं। उसमें करना क्या है कि जैसे जितने इसमें फैक्टर हैं उतने हम लोग ऊपर कांस्टेंट के आधार पर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है क्या है, जैसे नीचे में पढ़ लेते हैं फर्स्ट फैक्टर, तो x प्लस 1 है और ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद मतलब इसका घात 1 है, तो ऊपर में क्या लेंगे हम लोग, जैसे जितना घात है उसमें एक कम घात ऊपर लेना है। अगर रैखिक है तो ऊपर में क्या लेंगे, अचर बहुपद, क्योंकि रैखिक बहुपद घात 1 होता है और अचर बहुपद का घात 0 होता है, ठीक। अचर बहुपद कांस्टेंट को बोलते हैं, प्लस अब क्या है सेकंड फैक्टर x स्क्वायर प्लस 1 है, यानी द्विघात बहुपद है, द्विघात है तो ऊपर में क्या लेंगे, रैखिक लेंगे, और रैखिक बहुपद कैसा होता है, तो वो होता है bx प्लस c, जैसा ऐसे होता है ax प्लस b, बट आपको पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद का ये व्यापक रूप है, लेकिन यहाँ पे a हम लोग यूज कर चुके हैं पहले से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको b कर दिया, उसको c कर दिया, तो अपने हाथ में, और वैसे आपको याद होगा ही 7 अध्याय पढ़े हो तो। चलिए अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग a और b का जो वैल्यू है उसे हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे।
तो सबसे पहला काम क्या है, इधर तो जस्ट का तस रह जाएगा, इधर तो आपको कोई चेंजिंग करना नहीं है, बस उधर वाले को सॉल्व करके ए और बी और सी का वैल्यू फाइंड करना होगा। यहाँ से आप एलसीएम निकालेंगे, x प्लस 1 के बाद क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ए में गुना कर देंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कट जाएगा तो एक्स प्लस 1 से इसमें गुना कर देंगे, यानी कि बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। नीचे वाला तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ट्रिक नहीं लग सकता। जब ट्रिक आपको मैंने बताया था कि ए निकालना है तो बी और सी को जीरो कर दीजिए, बी निकालना है तो ए और सी को जीरो कर दीजिए, वो सब तरीका तभी लगता है जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ना हो। एक्स स्क्वायर है मतलब आप इसको जीरो नहीं कर पाएंगे, एक्स का कोई मान तो धनात्मक आ जाएगा, और धनात्मक आएगा तो प्लस 1 के साथ वो जीरो करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर जनरल मेथड लगाना पड़ेगा। जनरल मेथड में क्या करना, आप गुना कर दो चुपचाप, और इसको इक्वेशन ना एक बना दो 2। ए से एक्स स्क्वायर में करोगे, इसका पूरा आपको डिस्कस किया गया है, आप 7.5 देख सकते हो वहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। उसके बाद फिर बी एक्स इसमें करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स 1 में करेंगे तो बी एक्स, फिर सी से एक्स में करेंगे सी एक्स, सी से 1 में करेंगे सी, फिर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर दीजिए तो a प्लस बी, फिर x वाले को एक साथ कर देंगे b प्लस सी, और बिना x वाले को एक साथ करेंगे यानी a प्लस सी। इस प्रकार के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, मतलब समान पदों की तुलना करोगे, है ना। नाउ ऑन इक्वेटिंग द सेम टर्म्स on both sides we get, ठीक है। दोनों तरफ समान पदों की तुलना करने पर, अगर समान पदों की हम लोग तुलना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर वाले का तुलना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो इधर क्या है कांस्टेंट 2, और इधर क्या है प्लस बी, यानी लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद x का तुलना x से करेंगे तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है b प्लस सी, और इधर क्या है 1, क्योंकि x में x से गुना किया गया है ना तो 1, और तीसरा क्या है कांस्टेंट यहाँ पर है a प्लस सी, इधर तो कुछ कांस्टेंट दिख नहीं रहा है क्योंकि ये दो घात वाला है, एक्स स्क्वायर का था गुना x का था, कांस्टेंट कहाँ पे है, नहीं है, यानी कि 0। अब इन तीनों को हल करके आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए इसमें a प्लस बी है, इसमें b प्लस सी है, इसमें a प्लस सी है, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे मैं आंसर छोड़ दूँ तो आप बना लेना चाहिए, फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैं इसको पूरा एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करके हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से हम अगर निकालना चाहें तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 माइनस बी हुआ, ठीक है। और यहाँ से a का जो वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, उस a के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पुट करेंगे तो देखिए क्या होता है, अगर हम लोग पुट करना चाहें तो a के वैल्यू क्या आया है 2 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो, कितना 2 हो गया था ना, तो इसको 3 कर दो, यहाँ लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, समीकरण 3 से। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा कि माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, b माइनस सी, यहाँ पे इक्वेशन ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन इसको बना देते हैं हम लोग 5, ठीक है। तो इक्वेशन 5 और 4 को सॉल्व करोगे तो b और c निकल जाएगा, फिर जो आएगा b का मान यहाँ रख दोगे तो a निकल जाएगा। विलोपन भी तो तुम पढ़े ही हो। चलिए, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, तो 4 and 5, 4 में क्या है, 4 में है आपका माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2, और 5 में क्या है b प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब देखिए तो ऐसे ही कट जा रहा है तो ऐड कर दिए हम लोग, तो एक सी 2c, देख लीजिए यहाँ पे है ना 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -2 में से 1 गया -1, यानी कि इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं c इज इक्वल टू -1/2। c का मान निकल गया, अब c का मान यहाँ रख दो तो b के निकल जाएगा, फिर b का मान यहाँ रख दो तो a निकल जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देन फ्रॉम इक्वेशन 4
या 4 लो या 5 लो, कोई भी ले सकते हो। अब 5 ही ले लो, इसमें आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वी हैव, तो क्या हो जाएगा b, और b के जगह पे b प्लस c के जगह पे -1/2, -1/2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो b -1/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू 1 + 1/2। 1 + 1/2 का मतलब हुआ 1.5, और 1.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं 3/2, यानी b का मान आ गया 3/2। अब देखिए b निकल गया, c निकल गया। अब b का वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, तो हमारा a निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं हम लोग। इस प्रकार से इसको सॉल्व करके आपको ABC निकालना है। सिंपल बात है। ठीक है, वो आपका कार्य है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, थर्ड लेते हैं। थर्ड में क्या था, a इज इक्वल टू 2 माइनस b, तो 2 के जगह पर 2, b का वैल्यू कितना गया 3/2। तो हम बटा पर यहाँ पर एडिंग वगैरह करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 में 4, -3, 4 में 3 गया 1/2, यानी कि इसलिए a बराबर 1/2। अब देखिए a का मान, b का मान, c का मान जो भी आया हो एक बार जरूर चेक कर लेंगे। c का मान -1/2, b का मान 3/2 और a का मान 1/2। ठीक है, बिल्कुल सही है सारे वैल्यूज। अब सारे मान को समीकरण 2 में पुट कर दीजिए और रखने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका i निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसको देखिए कैसे करते हैं। इसे हटा दें, a का मान, b का मान, c का मान आप याद रखेंगे 1/2, 3/2 -1/2। अब लिखेंगे आपके पास समीकरण 2 दिया ही है। नाउ, ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे आ रही है बोला वी गेट। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ABC का मान यहाँ पे रखेंगे। तो हम रखने पे क्या आएगा 2x² + x बटा में x + 1 बटा में इंटू x² + 1 इज इक्वल टू a का मान आया था 1/2, जरूर चेक कर लीजिएगा। नीचे में x + 1, फिर प्लस यहाँ पे b का वैल्यू आ गया था 3/2 इंटू x, और c का आया था -1/2, तो -1/2 बटा में x² + 1। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए जी, अब यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया, 2x² + x बटा में x + 1 x² + 1। ओके, ये अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 x + 1, और इसको थोड़ा सा आप एक लाइन केवल सॉल्व कर दीजिए, प्लस माइनस -1/2 कर दीजिए बटा में x² + 1। ओके, यहाँ तक किसी को कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, लिख देंगे नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसमें dx वगैरह नहीं दिया, उसमें लिखना पड़ता है, जिसमें दिया है उसमें नहीं लिखते हम लोग। यहाँ पे नहीं दिया ना, तो इसको लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये कितना हो जाएगा 2x² + x बटा में x + 1 x² + 1 इंटू dx। ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x + 1 इंटू dx प्लस इसको भी करेंगे ना, तो आप 3/2x - 1/2 बटा में x² + 1। ठीक है, इंटू dx। चाहो तो आप इसको दो भाग में तोड़ सकते हो, है कि नहीं है, तोड़ सकते हो। ये बटा में ये और ये बटा में ये, अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग। तो अगला स्टेप में इसको हम कर ही लेते हैं। ठीक है, और पता है कि यही आपका i था। ठीक है, समीकरण 1 जो हम लोग माने थे वहां पे इसी को हम लोग i बोले थे, तो i हमको ये निकालना था। i = 1/2, थोड़ा सा प्रश्न नहीं आराम से इसको बनाए, x + 1 इंटू dx प्लस इसको देखिए अलग करते हैं, तो 3/2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो x बटा में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये वो हो जाएगा माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस प्रकार से मैंने इन दोनों को दो भाग में तोड़ दिया। अब ये आई कहाँ से लिखे थे हम लोग, तो समीकरण 1 से, सम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, देख लीजिए समीकरण शायद एक ही था, समीकरण 1 था बिल्कुल। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो भाई आपको करना आना चाहिए ना, तो जो है उसको डायरेक्ट हम लोग करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं। मिटा दे क्या ऊपर वाला हटा देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेशन तो आपको बनाना पड़ेगा ना, जगह चाहिए उसके लिए। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू 1/2, तो ठीक है 1/x का log x होता है, तो x प्लस कुछ भी है वो हम x के रूप में कंसिडर करते हैं उसको। तो मैंने बताया x प्लस 1 को हम क्या मानेंगे, x, तो log x का क्या, 1/x का क्या होता है log x, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन से लगाना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे t। अब इसको t माने तो आपको पता है जो कार्य किया था बगल में दिखा देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे एज लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। इसको t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, 1 का कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, t का हो जाएगा dt/dx। इक्वेशन शायद हम लोग यहाँ पे कितने तक बनाए थे, शायद हम लोग का इक्वेशन बना था 5 तक बना था ना, 5 तक बना था, तो हम लोग 6 और 7 ले लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हम इसको कर देते हैं 6, और यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम कर देते हैं 7, ठीक है, dt/2x, ये इक्वेशन हो जाएगा 7। ये क्यों हम लोग किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में से लगाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर i1 करके अलग बनाना पड़ेगा, तो क्या फायदा है, हम यही बस दिखा देते हैं उसको। x प्लस 1 को हम t मान लिए, तो x के जगह पे x और dx के जगह पे dx का वैल्यू आया है dt/2x, ठीक है। फिर बाकी जो जैसे वो तो रहेगा ही ये अपना माइनस 1/2 है, तो 1/2 पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, तो डायरेक्टली देंगे यहाँ पे tan इनवर्स x। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में एक c लगता है, वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में, अभी फिलहाल कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग करने के बाद इसको पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत, इसके बाद थोड़ा सा इसको सजा दिया जाए, देखिए तो x से x कट जाएगा, यानी i इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2, फिर 1/2 यहाँ से निकल जाएगा है ना, 1/t का क्या होगा log t, तो log t माइनस 1/2 और tan इनवर्स x है, तो क्या tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो ही रहेगा, हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह नहीं लगा रहे, कांस्टेंट लास्ट में वहाँ पे से हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग वहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, सबसे पहले इक्वेशन में आई का वैल्यू वहाँ पे हम सी लगा देंगे, वहाँ पता चलेगा किस साइड लगाना है, अभी कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। चलिए तो ये आपका आई निकल गया, टी का वैल्यू दीजिए, आई इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log t का वैल्यू क्या था, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ को कोई परेशानी होनी चाहिए। अब सुनिए, अब आपका जो ये वैल्यू आया है क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ आपका जो मान आया वो आ गया 3/4 log x स्क्वायर प्लस c, और एक मिनट पूरा आपका वैल्यू थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ पे हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो थोड़ा सा इसको और हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, अगर चाहें तो i इन दोनों, देखिए log है दोनों जगह, तो हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो पता है कि नीचे से हम लोग 4 कॉमन निकाल सकते हैं और ऊपर से 1 निकाल सकते हैं, ठीक है। हमेशा छोटा निकाला जाता है, तो 1/4 कॉमन निकल सकता है। अगर 1/4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 log x प्लस 1 होगा, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, क्योंकि 1/2 और ये 3/4 का अगर आपको कॉमन निकालना है तो कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनिए।
कॉमन का मतलब मसा होता है। और मसा कैसे निकालते हैं, अगर मसा निकालना है तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा। आपको पता ना भिन्नों का 1/2 और 3/4 का आपको मसा निकालना है, HCF ऑफ इतना इतना। तो जब भी भिन्न का मसा निकालते हैं तो अंश का जो निकालना है ऊपर वाले का, यानी कि ऊपर और वाले का हम लोग निकालेंगे क्या, मसा, और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, लसा, यानी 2/4। अब देखिए 1 और 3 का मसा क्या होगा 1, और 2 और 4 का मसा क्या होगा 4, यानी कि इसका पूरा जो मसा होगा, जिसको हम कॉमन भी बोलते हैं, ठीक है, वो होगा 1/4। तो 1/4 निकाले हैं। अब जो निकला है तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1/4 से उसको डिवाइड कर दो, यानी 1/2 में 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 4/1 एंड 2 या 4 यानी कि 2 होगा। तो 2 आया कि नहीं आया। तो पूरा तरह से बहुत लोगों को कॉमन निकालना नहीं आता है, कैसे निकालें, तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे कैसे निकाला गया है, ठीक। अगर ना समझना तो फिर से वीडियो को उसको थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिए। प्लस 1/4 तो निकल गया, तो बचा क्या 3 log x² + 1, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। I 1/4, देखिए n log m, आपने log में फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि नहीं, n log m को log m की पावर n लिखते हैं, ऐसे इसको भी क्या लिखेंगे, n log m है तो log m के पावर n लिखेंगे, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये I 1/4, ये देखिए log m प्लस log n, अब फिर log का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे log का फॉर्मूला क्या लगेगा, log m प्लस log n का फॉर्मूला तो log m यानी log m इंटू n, ठीक है, log m इंटू n 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ तक अब हमको लग रहा है कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब इतना तक आप कर दिए ना, तो अब आपको करना क्या है, बस ये आई का वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट था वहां रख दीजिए, पूरा इक्वेशन आपको आ जाएगा। और उस इक्वेशन में आपको जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए एक वैल्यू दिया था कि x = 0 y = 1 रखिए और पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, वो हम लोग रखेंगे। तो फिलहाल अभी रुकिए, हम लोग क्या करेंगे लास्ट लाइन में, इतना करने के बाद चलिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, y = I था, तो I के जगह पे I का जो मान है उसको हम पुट करेंगे, और I का वैल्यू क्या आया है 1/4 log x² + 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू, अब आपको पता होना चाहिए 2 है तो थोड़ा साथ में कर देते हैं, इंटू x² + 1 का, दोनों x² + 1 ही है क्या, x² + 1 या x + 1 है, अच्छा ये x + 1 है, ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर और x² + 1 का होल क्यूब, और फिर माइनस 1/2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी आप सेपरेबल मेथड या कोई भी मेथड लगाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे कांस्टेंट किधर लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अभी मैंने उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। तो चूंकि दोनों तरफ इंटीग्रेशन जब भी होगा तो ध्यान रखेंगे x की तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो जब यहाँ पर हम लोग पूरा तरह से मान रख दिए, सारा हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, तो चूंकि इधर y है इधर x है, तो x की तरफ हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ये आप बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सुनिए क्या करना है, ये आपका आया जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, बट जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड नहीं करना है, आपको फाइंड करना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको x और y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिया है, नाउ क्वेश्चन में दिया है आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन x = 0 देन y = 1, जब x = 1 हो तो y = x = 0 हो तो y = 1 होगा, एंड तब हम लोग इस मान को उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, एंड पुटिंग दिस वैल्यूज, ठीक है, इन मानों को दिस वैल्यू इक्वेशन में इसको कर देंगे, कितना होता है शायद हमको लगा 7 तक हुआ था, तो इसको 8 कर दीजिए, वैल्यूज इन इक्वेशन 8, ठीक है, वी गेट रख दीजिए y के वैल्यू 1/4 log
ब्रैकेट एक्स का वैल्यू 0, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 1 का होल क्यूब ब्रैकेट 1, फिर माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 प्लस सी। यहाँ से सी का मान आपको फाइंड कर लेना है। तो ये एक हुआ, ये 1/4, ये लॉग, ठीक है, ये आपका 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0 प्लस 1 का क्यूब 1 यानी 1 इंटू 1 माइनस 1/2 tan कितना का मान 0 होता है, 0 का ही होता है, प्लस सी, ठीक है, यानी 1 इज इक्वल टू 1/4 log 1, 1 to 1 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस सी। ये 1 आपको पता है कि log 1 का वैल्यू भी 0 ही होता है, 0 तो खत्म ही हो गया, प्लस सी, यानी 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0 0 प्लस सी, यानी सी का वैल्यू कितना आया 1। अब इन सी का मान इसमें रख दीजिए, ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे लास्ट में कि now putting the value of c in equation 8 we get, वेट में समीकरण c का मान क्या कर दीजिए, रख दीजिए, c का मान कितना आया 1 आया। यही आपका देखिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो जनरल सॉल्यूशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गया, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। लास्ट में हेंस लिख देंगे कि हेंस दिस इज द this is the required particular solution, required particular solution, particular solution of the given डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 भी मतलब उसमें आपको इंटीग्रेशन सिर्फ अलग है, बाकी सब में सेम काम करना है। रुको 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 तो रुको, ये कौन लगाएगा। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आपको द डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, आपको ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सेपरेट करना होगा। सेपरेट कैसे करते हैं पता नहीं, हमको इस सारे क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनाना है और इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 वेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 0 होता है। इस आधार पर हमको वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, कोई परेशान होने की बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले सेपरेट कीजिए, y को इस साइड, बाकी x वाले को उस साइड लेके चले जाएंगे तो 1, ये बटा में आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा में जो dx वो गुना में चला जाएगा, तो dy और dx सेपरेट हो गया, x वाले एक तरफ, y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। उसके बाद हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dy, इधर हो जाएगा 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि डायरेक्ट y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए जरा, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, x यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी इंटू डी एक्स। अब ये पता आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक, क्योंकि इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। उसका आपको याद होगा 7.5 एक्सरसाइज में आपको इसके बारे में डिस्कस किया गया है, लिख देंगे। नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, नाउ बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी राइट, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/x x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए 3 इसमें फैक्टर हैं तो 3 हम लोग इसको भाग में कर सकते हैं, a/x b/x माइनस 1 और c/x प्लस 1। कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको इक्वेशन कर देंगे 2
क्योंकि यहीं पे हम लोग एक्स वाई ए बी सी का मान इसको सॉल्व करके निकालेंगे और यहीं रख करके फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। कैसे निकालते थे आपको पूरा प्रोसेस याद होगा, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1, x कैंसिल तो इन दोनों से a में गुना हो जाएगा, यानी ये a x माइनस 1 x प्लस 1, फिर x माइनस 1 कैंसिल तो ये दोनों से इसमें गुना हो जाएगा, b x इंटू एक्स प्लस 1, फिर x प्लस 1 से कैंसिल तो ये दोनों से गुना हो जाएगा ऊपर में तो c वाला हो जाएगा, c इंटू एक्स माइनस 1। ओके, अब देखिए नीचे वाला जो है वो नीचे से वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। जो बचा ऊपर में उसको सॉल्व करेंगे और ABC का मान फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम यही है आपका, a x माइनस 1 x प्लस 1, फिर प्लस b x प्लस 1, फिर c x माइनस 1। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने एक ट्रिक समझाया था सॉल्व करने के लिए। पता है कि 11 नंबर वो मेथड इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था, वो स्क्वायर वाले बन नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तो छोटा सा एग्जाम्पल में है ना। यहाँ पे हम लोग आराम से बना देंगे। वो ट्रिक को समझ लीजिए। देखिए ट्रिक क्या था आपका कि अगर आपको a निकालना है तो b और c को 0 करना होगा। तो b और c 0 कब होगा, जब x का मान 0 रखेंगे। तो उस मेथड से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और ABC का मान फाइंड करते हैं। ठीक, चलिए जी, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वेशन कर देते हैं थर्ड और लिखते हैं कि नाउ वेन या इफ़ जो भी हो, वेन अगर a निकालना है तो b और c को 0 कीजिएगा। तो b और c 0 कब होगा, जब हम x का मान 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 ये भी 0 तो a का मान निकल जाएगा। वेन x इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो जब हम x का मान 0 रखेंगे समीकरण 3 से तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ देखिए a x का मान 0 रखना है तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1 ये सब 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ भी रखेंगे 0 तो 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो a का मान निकल गया यहाँ से क्या, तो 1 इज इक्वल टू a, 0 में 1 घट जाएगा तो माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1, यानी कि ये गुना कीजिएगा तो माइनस a आएगा, यानी a इज इक्वल टू माइनस 1। क्या कोई दिक्कत, a का मान आपको मिल गया माइनस 1। अब चलिए b निकालना है तो b कब निकलेगा, जब हम a और c को 0 करेंगे। तो पहले a और c को 0 करते हैं। चलिए ऊपर वाला इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेन x इज इक्वल, अब देखिए अगर a और c को 0 करना है तब ना b निकलेगा। तो a और c में कौन सा कॉमन है, x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो इसको हम 0 करेंगे। तो x माइनस 1 को कब 0 कर सकते हैं, जब x का मान 1 रख दे, 1 रख तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी वेन x इज इक्वल टू 1 देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो क्या होगा उस कंडीशन में, चलिए एक के जगह पर a इज इक्वल टू a और c तो 0 हो जाएगा क्योंकि हम 1 रखेंगे तो 1 में 1 0 और 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0। यहाँ भी रखेंगे 1 में 1 गया 0, ये भी पूरा 0, बचेगा सिर्फ b। तो b रख दीजिए, x के जगह पर आपको रखना है 1 तो b इंटू 1, फिर x के जगह पर 1 रखें तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से b निकल जाएगा 1 इज इक्वल टू b 1 जा b इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, यानी b इंटू 2। तो b का मान क्या निकल गया 1/2। कोई दिक्कत है, आराम से निकल जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे c का मान। c का मान कब निकलेगा, जब हम लोग a और b को 0 कर देंगे। a और b 0 कैसे होगा, a और b में जो कॉमन पार्ट हो x प्लस 1 इसमें भी, x प्लस 1 इसमें भी है, यानी x का मान अगर माइनस 1 रख दे तो ये भी 0 ये भी 0 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी एंड वेन x इज इक्वल टू माइनस 1 देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, क्या हो जाएगा, हम रखेंगे 1, c निकालना है, a और b तो 0 हो ही जाएगा, रखेंगे जैसे ही माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 ये भी 0 ये भी 0 तो बचा c। तो c x के जगह पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, जहाँ जहाँ x माइनस 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू
सी इंटू -1, ये हो जाएगा -2, -1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी सी इंटू 2, यानी सी का मान कितना हो जाएगा 1/2। एक बार जरूर मैच कर लेंगे कि सारा जो वैल्यू आया है वो क्या सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। अब यदि ए बी सी का मान आ गया तो हम ये जो इक्वेशन 2 बनाए थे यहाँ ए बी सी का मान पुट कर देंगे और उसको उसके बाद इंटीग्रेट करके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब समीकरण 2 में हम लोग ए बी सी का मान पुट कर देते हैं। तो ए का मान कितना आया था -1, जरूर चेक कर लीजिएगा। बी का मान कितना आया है 1/2 और सी का मान कितना आया था 1/2। बस मान रखिए और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए अब लिख देंगे नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ on integrating both sides, with respect to x we get। चलिए इंटीग्रेट करेंगे, इधर साइड हो जाएगा 1/x, x -1, x + 1 इंटू डी एक्स। इधर साइड में क्या होगा -1 जो है तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x - 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/x + 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, सबको इंटीग्रेट कीजिए फटाफट जल्दी से। और आपको पता है कि यही तो था y जो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट माने थे, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे y, है ना। ये देखिए -1/x तो log x हो जाएगा, log x 1/2, 1/x log x ही होता है, x - 1 है, प्लस 1/2 फिर 1/x है तो log ही होगा, log x + 1। और पता है कि जब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो उस समय कांस्टेंट किधर लगाते हैं, c की तरफ, x की तरफ। और चूंकि सब जगह log थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो y है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ c का यूज करेंगे। तो दिख रहा है क्या, आ रहा है पूरा, तो +c, ठीक है, रख देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे, ये y कहाँ से आप लिखे हैं, समीकरण 2 से, तो वहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण 1 से। यही आपका इंटीग्रेशन था। अब इसको थोड़ा सा आप एक जगह समराइज कर दीजिए और फिर आप पुटिंग करके x और y का वैल्यू पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो ये हो गया आपका y = देखिए ये माइनस में है, तो आप सब जगह से ना एक काम कीजिए, पहले बटा में 2 है तो इन सबको कॉमन ले लेते हैं। 1/2 अगर कॉमन निकाल देना तो फिर सब काम हो जाएगा। अगर 1/2 जब तक नहीं निकलेगा तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी। तो 1/2 जहाँ जहाँ इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर देखिए 1/2 है नहीं। और जब भी अगर जैसे मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा पता होगा किसी को, जैसे देखिए समझिएगा जरा, अगर मान लीजिए 4x + 5 है और यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेंगे, तो जहाँ है वहाँ से तो बाहर आ गया, जहाँ नहीं है ना वहाँ बटन लगा देते हैं। अब देखिए गुना करके 4x हो जाएगा, 4 में कर 4 कट जाएगा 5, मतलब जो कॉमन है उसे भाग देते हैं। तो 4 से 4 में भाग दिए तो x हो गया, क्योंकि 4 से 4 कट गया 1, और 4 से 5 में भाग दिए तो 5 × 4 हो गया। जस्ट लाइक ऐसे ही 1/2 है, यहाँ तो 1/2 है नहीं और हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो 1/2 से अगर यहाँ पर 1 है तो भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, log x प्लस 1/2 तो बाहर आ गया है, 1/2 आ गया तो ये हो जाएगा आपका log x - 1, यहाँ से 1/2 आ गया तो log x + 1, ठीक है, ब्रैकेट 1 + c। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 1/2 को कॉमन लेकर के बाहर कर दिया है,
ताकि हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकें। चेक कर लिए गुना करके, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस लॉग एक्स आ जाएगा ना, 1/2 से ये हो जाएगा, 1/2 से ये हो जाएगा, तो सब कुछ आपका सही हो जाएगा। जहाँ पे नहीं हो और कॉमन निकालते हैं तो वहाँ पे उसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 था प्लस छुपा हुआ -1 मान के चलिए, और 1/2 निकाले तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 से डिवाइड किए तो क्या होगा, -1/1, इसका बटाव ऊपर चला जाएगा तो -2। ठीक, चलिए अब यहाँ समझिए, तो y इज इक्वल टू 1/2 -2, पता है ना n log m, तो क्या होता है log m का पावर n। ठीक है, ये हो गया log x -1 log x + 1, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो जाएगा। उसके बाद y 1/2, किसी का भी पावर माइनस हो तो उसको हम बटा में कर देते हैं, यानी कि 1/x² प्लस log x -1 प्लस log x + 1, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए log m, जब भी आपको पता चले कि log अगर प्लस में हो ना, सबको एक साथ गुना कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा log 1/x² इंटू x -1 इंटू x + 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ आपको कैसे होगा तो याद रखना है कि अगर बहुत सारा कोई भी log m प्लस log n प्लस log p हो, वो और भी कुछ जो भी जितना भी हो, अगर प्लस में है सब गुना में आ जाएगा, log m n p जितना भी है सब गुना में आ जाएगा। ठीक है, सब log का आपको फॉर्मूला बताया गया है 5.4 के पहले। चलिए जी, तो y 1/2, ये देखिए अगर गुना करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे तो a - b a + b, a² - b², नीचे में x², और उसके बाद आपका ये है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 6, देख लीजिएगा जो भी हो। अब इस इक्वेशन 6 में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज दिए गए थे उन सारे मानों को हम लोग इसमें रखेंगे, और रख करके हम लोग c का मान फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि x = 2 होगा, जब y का मान 0 रखेंगे तो हम लोग इसको क्या करें, उसमें पुट करेंगे, एंड पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, जो इक्वेशन हम लिए हैं उसमें रखेंगे इन इक्वेशन 6। इसी में रख करके x y का मान c का मान निकालेंगे, फिर c का मान यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर फिलअप हो जाएगा 6 वी गेट। चलिए y का मान क्या है, 0 प्लस 1/2 log x का मान 2, 2 का स्क्वायर - 1, 2 का स्क्वायर प्लस c, तो ये हो जाएगा 0 1/2 log 2 स्क्वायर, 4 हो जाए, 4 से गया 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस c, यानी कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, यानी c इक्वल टू -1/2 log 3/4। c का मान निकल गया, इक्वेशन कर देंगे 7। अब इस c का मान समीकरण 6 में रख देंगे, हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा, वही पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ putting the value of equation 7 in equation 6 we get 6 में हम लोग c का जो मान है वो रख देंगे, तो c की जगह पे c का मान रख दीजिए। c का मान कितना है, -1/2 log 3/4। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आंसर दे भी रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड हो गया। ठीक है, लास्ट में हेंस लिख देंगे कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अरे देखिएगा यहाँ पे टी कर दीजिएगा, ठीक है, पुटिंग कर दीजिएगा, वो पुलिंग लिखा गया था, कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 बहुत छोटा सा दिया है,
डिफरेंशियल इक्वेशन है cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखा है कि ए यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, ये ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ए कोई रियल नंबर का सदस्य है, ठीक है, मेंबर है, मतलब कोई रियल नंबर है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन दिया है कि y इक्वल टू 2 रखना है, व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक। तो आपको कोई परेशानी इस सबसे कोई आपको अभी देखना नहीं है, ये तो पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर वहाँ x और y का वैल्यू पुट करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग निकाल लेंगे। फिलहाल अभी इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या करना है कि dy बाई डी एक्स जो भी दिया ना उसको इस तरीके से करना है कि वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। मतलब ये देखिए, पहले कॉस को उस साइड करेंगे तो कॉस इनवर्स ए हो जाएगा। ये देखिए उस साइड जाता नहीं है, कभी भी कोई चीज़ लिखा जाए ना तो उस साइड इस साइड जाता नहीं है, बशर्ते हम दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लिए। जब इधर कॉस इनवर्स लिए तो कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो डी बाई डी एक्स हो गया, और इधर क्या हो, कॉस इनवर्स ए बच गया। ऐसा होता है, लेकिन समझाने के लोग कहते हैं कॉस उधर चला गया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे इसके बाद देखिए ये y है और dy है dx है, तो इसको सेपरेट करना होगा ना, एक तरफ y एक तरफ x, ठीक। अब हम लोग जब सेपरेट कर दिए तो इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट में पता ही है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बस, क्योंकि x और y तो दिया ही है, इसको इंटीग्रेट करेंगे dy, ये कांस्टेंट है ना कॉस इनवर्स a, क्योंकि a तो रियल नंबर है, तो कॉस इनवर्स a बाहर आ जाएगा इनटू dx, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, dy का क्या होगा y, कॉस इनवर्स a तो कांस्टेंट है बाहर है, dx का क्या होगा x, और x की तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे c। ये अब सजा दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स को आगे रखेंगे, x कॉस इनवर्स a प्लस सी, तो लगेगा ए एक्स, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन तो हो ही गया, बस c का मान निकालना है, y और x का वैल्यू दिया आपको रख दीजिए। नाउ y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू वेन x इज इक्वल टू 0, देन putting these values in equation first we get, समीकरण को रखिए, y का मान क्या रखना है 2, x का मान 0 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a प्लस सी, ये तो पूरा 0 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी c का मान निकल गया, बहुत इजी आ रहा है ना। चलिए अब c का मान वहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में आपका आ जाएगा। चलिए रख देंगे यहाँ पे, बहुत इजी था ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c कहिए या इक्वेशन 2 कर दीजिए, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो रख देंगे y इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a, c की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल आया ही होगा। चलिए c इक्वल टू 1 आ रहा है, y इक्वल टू, अच्छा, और एक मिनट, y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू 2 ही दिया था ना। चलिए एक मिनट पॉज कीजिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी के मुताबिक, ठीक है। देखिए आपका ये आंसर हो चुका है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी थोड़ा सा और इसको इलोबरेट कर दे रहा है, तो हम उसको इलोबरेट कर देंगे। उसमें क्या है, एनसीईआरटी में क्या किया है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद वो y प्लस 2 को इधर लिया, माइनस 2x कॉस इनवर्स a, फिर y माइनस 2, ये प्लस वाला माइनस में गया, अब ये गुना वाला जो था ना वो बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स a। अब फिर इधर दोनों तरफ कॉस ले लेंगे, तो इसलिए कॉस लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस y माइनस 2 बाई एक्स, और इधर कॉस लेंगे, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, यानी कॉस इतना इज इक्वल टू a, ये दे रहा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। कोई दिक्कत, बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में आपको दिया डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टेन एक्स, और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन दिया गया है। चलिए यहाँ से सेपरेट कीजिए, y को y के साइड 1 बाई वाई इंटू डी वाई, और x को x के साइड तो टेन एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
बस नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि एक्स और वाई तो दिया ही इंटीग्रेट करने के लिए, वाई इंटू डी वाई, ये हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स, 1/y का log y, और tan x का क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ध्यान रखेंगे, या तो log sec x लिखिए, नहीं तो फिर माइनस log cos x लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात और ये log है, ये भी log है, तो भैया कांस्टेंट भी log आएगा और x की तरफ लगेगा log c, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग थोड़ा सा, चलिए जी। तो log y इज इक्वल टू log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, यानी log sec x इंटू सी, log से log कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू सी, 2 गुना 3 4 3 गुना 2 बात 6 ही होगा, यानी हम इसको कॉम्यूटेटिव ऑब्जे करता है तो c sec x लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम y और x का वैल्यू पुट करके c का मान निकाल लेना है। नाउ y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन यहाँ से हम इसको रख देंगे, देन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यूज, ऐसे कर, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, अब इन x और y को हम लोग वहाँ पे रखेंगे, वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो y इज इक्वल टू 1, c के जगह पे तो c sec, ठीक है, sec x के जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो sec 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का मान तो 1 होता है, sec 0 का मान भी 1 ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस c इंटू 1, यानी कि c इज इक्वल टू 1, c का मान आपको निकल गया, c का मान वहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो c का मान 1 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको आप इक्वेशन 2 कर दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो c की जगह पर c का मान कितना रखेंगे 1, और 1 से गुना करेंगे तो sec x ही रह जाएगा, यानी y इज इक्वल टू sec x, ठीक है। यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अभी तक जो हम लोग देखें 11 से लेकर 14 तक वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था और सॉल्व करना था, लेकिन अब जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको आपको खुद से उससे क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना होगा, फिर उसके बाद बना पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक एक करके उसको पढ़ेंगे, आप भी ध्यान से उसको सुनेंगे कि कहना क्या चाहता है प्रश्न, जब तक समझ नहीं आएगी फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना नहीं पाएंगे, जब तक बनाएंगे नहीं तो फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ है कि find the equation of a curve passing through the point 0 0 and whose differential equation is y dash is equal to ex sin x, यानी कि आपको एक कर्व का इक्वेशन जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, यानी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ठीक है, ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय, क्या दिया है, y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x। चलिए पहले तो ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया और कहता है कि उस कर्व का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो पॉइंट 0 0 से पास कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी कर्व के फैमिली को डिनोट करता है और उसका जनरल सॉल्यूशन या पार्टिकुलर सॉल्यूशन उस पूरे कर्व के फैमिली के किसी एक मेंबर को डिनोट करता है। तो आपको इस पूरे फैमिली से किसी एक मेंबर को निकालना है जो 0, 0 से
क्या कर मतलब ओरिजिन से वो कर्व क्या कर रहा है, पास कर रहा है, उस कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये पार्टिकुलर वैल्यूज, पार्टिकुलर मतलब किसी एक मेंबर को पूछ रहा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन में उस वैल्यू को पुट करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब क्वेश्चन वही है, बस वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में आपको दे दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं इसको। वाई डैश का मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आप देख ही रहे हो ई एक्स इंटू साइन एक्स है, तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, y को x साइड, x को x साइड, ex इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। उसके बाद हम लोग इसको सेपरेट कर दिए तो इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy इधर हो जाएगा, इधर e के पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, dy का तो हो जाएगा y, इधर इंटीग्रेट करना है, ध्यान से u इंटू भी लगाना होगा क्योंकि ये ex है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये साइन फंक्शन, आई लेट लगाना होगा। आई लेट के अनुसार पता है आपको कि भाई एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है क्योंकि ये ई है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, आपको पता है ना। आई लेट एक्सरसाइज 7.6 में इसके बारे में बनाया, ई मतलब एक्सपोनेंशियल और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, तो टी पहले आता है यानी ये यू है, ये भी है, ठीक है। तो चलिए यू इंटू भी का फॉर्मूला याद करिए, क्या था, यू को बाहर करेंगे यानी साइन एक्स, भी को इंटीग्रेट करेंगे ना ई एक्स इंटू डी एक्स, फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, उसके बाद ई एक्स को यानी भी को इंटीग्रेट करेंगे, फिर पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, फिर पूरे को इंटीग्रेट करेंगे निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और पता है कि इंटीग्रेशन के बाद लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड नहीं, बल्कि जिधर x होगा उस साइड हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो चूंकि ये राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में उससे मतलब नहीं है, x इधर है, इसलिए हम लोग इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। फिर इंटीग्रेशन के बाद अपना उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। चलिए ये हो जाएगा y, ये हो गया साइन x। अच्छा एक बात, एक काम करते हैं, क्योंकि ये साइन एक्स से फिर कॉस आएगा, फिर कॉस से साइन आ जाएगा, तो ये शायद रिपीट वगैरह करेगा, तो हम लोग इसको ना आई बना करके अलग कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करके यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग ना। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको हम लोग आई मान लेते हैं, ठीक, आई मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और इसको सॉल्व करके फिर यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, ओके। यहाँ पे हम लोग देते हैं एज्यूम, अलग मान बना लेते हैं नाउ। चलिए नाउ आई क्या है आपका, ई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका u, ये आपका v, u इंटू भी का फॉर्मूला याद कीजिए फिर से एक बार। u को बाहर करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर पूरे को इंटीग्रेट करेंगे निगेटिव साइन के साथ। ये देखिए साइन एक्स, इधर आई लेकर चलेंगे क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये देखिए ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होता है, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, आई के जगह पे आई ई एक्स इंटू साइन एक्स, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यू इंटू भी करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा भी और ये आपका हो जाएगा u। फिर से लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ से फिर फॉर्मूला लगाइए, u को बाहर करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस कैप, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट और v को इंटीग्रेट और इस पूरे को इंटीग्रेट निगेटिव साइन के साथ, आपके सामने है ही। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से और इसको इक्वेशन 2 बना देंगे, चूँकि ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उसको पुट करेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, आ रहा है ना, देख लीजिएगा तो थोड़ा, आई ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, ये देखिए नहीं आएगा तो हम ऊपर लिख देंगे, दिक्कत हो रहा है क्या। ये देखिए कॉस एक्स, ई एक्स का ई एक्स होगा, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ई एक्स का ई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ऊपर में देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, ठीक है, माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट देके ई एक्स इंटू कॉस एक्स,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका ई एक्स इंटू फिर साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये फिर वही आ गया, तो इसको हम क्या माने थे आई, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे आई, ठीक है। ये देखिए आई ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये मेरा है आई। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आई कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप बनाए 7.6 में, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, तो ये आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस आई, आई को एक साइड कर देंगे, आई प्लस आई इज इक्वल टू ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ओके। अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, तो हम क्या करेंगे, इधर जो गुना में 2 है वो बटा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी i इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटा में हो जाएगा 2। यहाँ तक i का मान निकल गया। अब i का मान समीकरण 1 में हम लोग पुट कर देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, आप देख लीजिए जो भी हो, थर्ड शायद हम लोग अभी कितने इक्वेशन बनाए थे, एक तो बनाए थे y वाला, एक i वाला, 2 बनाए थे हम इक्वेशन, ठीक है। तो इसको बना देते हैं थर्ड और इसको हम वहाँ पुट करेंगे, लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द, जरूरत नहीं पड़ेगी अब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। समीकरण 1 में y इज इक्वल टू आई था, आई के जब इसका मान रख देंगे ई एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और पता है कि इंटीग्रेशन जब हो जाए दोनों तरफ तो कांस्टेंट किस साइड लगाना है, कांस्टेंट x की तरफ लगाना है, तो हम लोग लगा देंगे c। अब चलिए ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जैसे ही निकल जाए तो आपको यहाँ से निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि ये कर्व कहाँ से गुजर रहा है, 0,0 से गुजर रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि नाउ ऐसे कर देते हैं कि सिंस द गिवन कर्व इज, नाउ सिंस द गिवन कर्व इज passing through the point 0,0, ठीक है। डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, देन पुटिंग these values in equation 4 we get x और y दोनों का वैल्यू 0 रख देंगे। यहाँ पे देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, ई एक्स इज इक्वल टू 0 बटा में 2 साइन x का मान 0 कॉस x का मान 0 प्लस c। चलिए 0 किसी का पावर 0 1 हो जाएगा, 1/2 साइन 0 का मान 0 कॉस 0 का मान 1 प्लस c। ये देखिए 0 तो 0 रहेगा, 1/2 ये आप अगर करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस c, यानी -1/2 प्लस c, तो -1/2 इधर जाएगा, यानी c इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। चलिए अब इस c का मान यहाँ पुट कर दीजिए, आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हटा देना, यहाँ लिखते हैं c का मान 1/2 हमें पुट करना है, लिख देंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कितना था c का 1/2 आया था, उसको इक्वेशन बनाए थे क्या, कुछ इक्वेशन शायद नहीं बनाया था तो बना लीजिएगा, नहीं बनाया है तो लिख दीजिए कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 वी गेट, c के जब उसका मान होगी, c का मान 1/2 आया था तो 1/2। अब देखिए दोनों जगह 1/2 है ना, थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं।
y इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा e के पावर x साइन एक्स माइनस कॉस से एक्स प्लस 1 और 2 इधर गुना में चला जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 को इस साइड माइनस कर सकते हैं, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही आपका एनसीईआरटी के मुताबिक फाइनल आंसर आ रहा है। लास्ट में जरूर लिख देंगे हेंस करके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ना, वहाँ पे सॉल्यूशन का, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू इतना और डिविजन में इतना लिख देंगे हेंस करके कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the given curve कहाँ से पास कर रहे हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0। ठीक है, मतलब जो दिया गया कर्व है इस पॉइंट से गुजरने वाले दिए गए कर्व का रिक्वायर्ड इक्वेशन इतना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, इसे मिटा दें, कोई दिक्कत, एकदम बस वही है, बस वर्ड के रूप में लिख दिया, उसको पढ़ करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है विशेष रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एक्स वाई इंटू डी वाई बटा में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और वाई प्लस 2। ठीक है, चलिए, और कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग टू द पॉइंट इतना। फिर वही बात है, एक कर्व का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये पास कर रहा है कितने पॉइंट से, 1,-1। सेम उसी तरीके से बनाना है। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। चलिए जी, इसको सबसे पहले सेपरेट करिए। सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, y को एक साइड, x को एक साइड, देखिए y यहीं पे छोड़ दीजिए, ये y वाला इस साइड आ जाएगा y प्लस 2 और यहाँ dy तो है ही, x प्लस 2 इस साइड, ठीक है, x इस साइड आ जाएगा बटा में इंटू dx। तो ये हो गया सेपरेशन हो गया, तो आप इसको कर दीजिए इंटीग्रेट। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा y बाई वाई प्लस 2, ठीक है, y बाई वाई प्लस 2 इंटू डी वाई, और ये हो जाएगा x प्लस 2 बटा में x इंटू डी एक्स। अब देखिए दो बातें यहाँ पे समझनी होगी आपको। कभी मैंने कहा था कि अगर प्लस 2 है तो ऊपर प्लस 2 माइनस 2 करके बना सकते हैं, एक तो वो तरीका है, नहीं तो नीचे वाले को टी मान के बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो आसानी यही है कि हम इसको ऊपर वाले को ना इसके जैसा बना देते हैं। कैसे बना सकते हैं, y है तो हम प्लस 2 करेंगे, जब अपने से प्लस 2 करेंगे तो माइनस 2 भी करना होगा ताकि इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इससे करने से फ़ायदा ये होगा कि आराम से बिना सब्स्टिट्यूट की हम इसको बना सकेंगे। ये तो ठीक ही है, x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी हम ब्रैकेट कर देंगे, y प्लस 2 और वाई प्लस 2 एक साथ, और फिर माइनस 2 और y प्लस 2 एक साथ। ये हो जाएगा आराम से सॉल्व। ये देखिए x से x कट जाएगा, यानी 1 प्लस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से ये भी कट जाएगा, यानी 1 माइनस 2 बाई वाई प्लस 2 इंटू डी वाई। दोनों तरफ एक जैसा ही है, थोड़ा सा आराम से सॉल्व करेंगे। एक बार y इसको इंटीग्रेट, एक बार इसको इंटीग्रेट। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो डी वाई लिखेंगे, 1 इंटू डी वाई, और अगर इसको लिखेंगे तो माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, y प्लस 2 इंटू डी वाई। ऐसे ही 1 लिखें या डी एक्स लिखे, बात तो एक ही है। प्लस एक बार इसको करेंगे, एक बार इसको करेंगे, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 2 कांस्टेंट अगर बाहर आ गया तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब सब कुछ हम कर चुके हैं, बस इंटीग्रेट कर देना है। ये देखिए y डी वाई का y हो जाएगा माइनस 2, 1 बाई एक्स का log x होता है तो log y प्लस 2, ठीक है, फिर डी एक्स का x, फिर 2 1 बाई एक्स का log x, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c। अब इसको आप सजा दीजिए, log को एक साइड करके सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, लॉग वाले को एक साइड, बाकी सबको एक साइड कर देते हैं। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा y
माइनस एक्स कर देते हैं, ओके, और लॉग वाले क्वेश्चन ले जाते हैं। तो इधर पहले से था 2 log x प्लस 2 log y प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। y माइनस एक्स, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ से हो जाएगा y माइनस एक्स 2 log m प्लस log n हो जाता है log m इंटू n, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि n log m क्या होता है, log m टू दी पावर n, ठीक है। जो भी पावर आगे आप कोफिशिएंट तो वो पावर बन जाता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना y माइनस एक्स इज इक्वल टू log, अब ये देखिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, चाहे तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस x और y का जो वैल्यू दिया गया था उसको पुट कीजिए और c का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए। तो नाउ आपको दिया था y इज इक्वल टू कितना था, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया, वो पॉइंट 1,-1 से गुजर रहा है तो उसको लिख देते हैं ऐसे थोड़ा सा बना करके, ठीक है, कि नाउ सिंस द given curve is passing through the point कितना 1,-1, ठीक है, that is x is equal to 1 and y is equal to -1, ठीक है, and putting these values in equation first we get, ठीक है, समीकरण एक में उसको रखते हैं। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, -1, x जगह पे 1 रख दीजिए आराम से, y की जगह पे -1, x जगह पे 1 इज इक्वल टू log x की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, y की जगह पे -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, -1 -2 हो जाएगा, log 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 प्लस 2 यानी कि 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि प्लस c तो -2 इज इक्वल टू log 1 प्लस c, log 1 का वैल्यू होता है 0 प्लस c, यानी कि c का मान आ गया -2। जरूर चेक कर लेंगे, c का मान -2 जैसे ही आया c का मान उस जनरल सोल्यूशन में रख दीजिए, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा करके यहीं पे हम लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब चलिए समीकरण एक में c की जगह पर c का मान जो आया है -2, इसको पुट कर दीजिए, तो c की जगह पर c का मान रख देंगे -2। अब ये आपका आंसर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा सा इसको सजा दिया है तो हम भी इसे सजाने का प्रयास अवश्य करेंगे। y माइनस एक्स प्लस 2 कर दिया है, -2 को ले करके, और इधर हो जाएगा आपका log x स्क्वायर, ठीक है, इंटू y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए यही आपका फाइनल आंसर है। हेंस में लिख देंगे वही चीज़ कि हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ कर्व दिस इज द, ठीक है, ऐसे करें, हेंस दिस इज the required equation of a curve passing through the point 1, -1, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
दिए गए कर्व का जो इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बता दे इसे भी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ अ स्लोप इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखिए यहाँ पे बड़ा ना अजब सा प्रश्न दिया है, उसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको टेंजेंट नॉर्मल के बारे में दिया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज 6 देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो वैसे भी आप 11th क्लास पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसे हैं कि हियर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है ना, तो हम लोग लेंगे ऐसे, लिखते हैं ध्यान से, एक्स एंड मान लेते हैं। ठीक है, लिखा है कि किसी पॉइंट ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, एक कोई कर्व का इक्वेशन फाइंड कर जो इस पॉइंट से गुजर रहा है। पहली बात ये तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दिया है। इसके बाद कहता है कि गिवन दैट दिया है कि एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई पर, ठीक है, जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाई है, इस पॉइंट पर किसी कर्व का इस पॉइंट पर कोई कर्व का प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, उसका प्रोडक्ट किसके साथ, ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, मतलब इसके टेंजेंट का स्लोप जो है जिसको हम एम बोलते हैं या टेन थीटा बोलते हैं, तो एम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, या टेन थीटा कैसे निकलता है, टेन वाई बाई एक्स कह सकते हैं हम लोग, थोड़ी देर के लिए वो हम समझेंगे टेन थीटा कैसे होता है, टेन थीटा वाई बाई एक्स जो भी कहिए। ठीक है, तो आएगा एम इज इक्वल टू टेन थीटा, तो मतलब स्लोप हम फिलहाल एम लिखते हैं। तो एम और उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यही आपको बनाना है। अब आप देखिए, अगर आपको स्लोप का है तो एम स्लोप 2-3 तरीके से निकाला जाता है। एम इज इक्वल टू एक टेन थीटा निकालते हैं, एक इसी चीज़ को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम x2 माइनस x1 बटा में y2 माइनस y1 भी लिखते हैं। जो देता है उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं। चूँकि यहाँ पर स्पष्टतः y और x दिया ही है तो हम उसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो m के जगह क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। यही आपको इक्वेशन दिया है, तो ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लिख देंगे हम लोग कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी एक्स वाई पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उस कर्व का, ऑन द कर्व आर, क्या क्या होगा, एक्स वाई पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा, आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली क्रमशः। ठीक है, एक तो चीज समझ में आ गई। अब हम लोगों को x और y जब उसका कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग उसका जो इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए वो हम लोग लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप एंड ऑफ टेंजेंट विथ y कोऑर्डिनेट, मैं उस चीज को पूरा लिख देता हूँ। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, ठीक है, ऑफ क्या लिखा है, ऑफ इट्स टेंजेंट, ऑफ अ टेंजेंट कर देते हैं, ऑफ अ टेंजेंट किसके साथ, तो टेंजेंट का स्लोप उसके विथ, क्या लिखा है, विद टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि टेंजेंट के स्लोप और वाई कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। आ रहा है, मैं देख ली तो ठीक। चलिए, तो अब बताइए प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट तो दिया ही है वाई, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है एक्स। तो यही है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया तो बस सॉल्व कर लेना है भाई।
तो क्या होगा, इसको सेपरेट करेंगे, y की तरफ y तो ठीक ही है, y इंटू डी वाई, और x की तरफ x कर देंगे तो x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी है ही नहीं यहाँ पे। तो जब कोई कष्ट परेशानी नहीं है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, वी गेट, हम लोग दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पाते हैं कि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, है ना, x इनका फॉर्मूला, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। अब यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में कह रहा है कि ये कर्व पास कर रहा है किस पॉइंट से, 0,-2 से, तो हम उसको पास करा करके लिखेंगे कि नाउ since the given curve is passing through the point 0,-2, ठीक है, अर्थात यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2 एंड पुटिंग दिस, और इस वैल्यू को हम लोग उसमें पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब समीकरण 1 में इस मान को हम लोग पुट कर देंगे और प्राप्त करेंगे। चलिए y की जगह पे y का मान -2 है तो -2 का होल स्क्वायर बटा में 2 इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर बटा में 2 प्लस c। तो ये देखिए ऊपर में इसको हटा देते हैं, चलिए जी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4/2, इधर 0 तो स्क्वायर करेंगे 0 बटा में 2 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस c, ये कट जाएगा 2, यानी कि c का मान निकल गया 2। अब c का मान यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे c का मान। चलिए समीकरण 1 आपके सामने है, यहीं पे c का मान रख देते हैं। c का मान कितना रखना है, 2, तो c का मान हम रख देते हैं यहाँ पर 2। अब देखिए जैसे c का मान रखेंगे इसको सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c का मान क्या है, 2। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो इन दोनों को एक साइड कर देते हैं, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2, प्लस वाले रहेगा तो माइनस हो जाएगा ना, बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2, बटा लोग गुना में चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 दूने 4, यानी कि दिस इज द, लिख देंगे हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए कर्व, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ कर्व, जिस पॉइंट से पास कर उसको जब लिख दीजिएगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट (0,2) पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-2, यही दिया ना इस पॉइंट से पास करने वाला, -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 17 के बाद 18, 19, तो पहले 18 देखते हैं, बता दें इसे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बहुत इजी है, बस आपको छोटा छोटा सा दिया है वर्ड प्रॉब्लम, उसको पढ़ पढ़ के बनाना है आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए जी, 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व, ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस
द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट इतना, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट इतना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2,1। देखिए इसमें ये दिया है ना कि दो पॉइंट है, एक है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट -4, -3, एक पॉइंट ये दिया है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिस पॉइंट से वो गुजर रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट आपका XY दिया है, तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है, तो कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस। जो किसी कर्व का, कोई कर्व है किसी पॉइंट पर, उस कर्व का जो उस पॉइंट पर स्लोप होगा, सपोज किया जाए, जैसे मान लो यहाँ से एक पॉइंट ऐसे कर्व पास किया सपोज करते हैं, तो इस पॉइंट पे कर्व का जो स्लोप है ना वो आपका कितना हो जाएगा, dy/dx। अच्छा, और कहता है कि ये जो है ना स्लोप, ये 2 गुना है, 2 गुना है मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा किस पर, तो 2 गुना है इस पॉइंट से गुजरने वाली एक रेखाखंड के हाँ बस रेखाखंड के, ठीक है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस टू द स्लोप ऑफ, मतलब इस कर्व का स्लोप इस पॉइंट से जाने वाली एक स्पर्श रेखा या एक कोई रेखा है, वो रेखा जो इनको और इनको जोड़ रही है, उनके स्लोप का 2 गुना है। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे भी स्लोप निकालते हैं हम लोग। तो बहुत सारे तरीका मैंने अभी लिखा है, जैसे m = tan थीटा, अगर थीटा दिया तो ऐसे निकालेंगे, अगर y और x दिया है तो हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, और अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो हम वहाँ पे y2 - y1 बटा में x2 - x1 से निकालेंगे। तो अभी फिलहाल 2 चीज़ें लग रही हैं। एक लग रहा है कि हम एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, तो dy/dx, तो इसका स्लोप हो गया कर्व का। और फिर कहता है कि उस पॉइंट से गुजरने वाला 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है, तो 2 बिंदु का रेखाखंड जब जोड़ेगी तो उसका स्लोप निकलता है इससे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसका y में से इसका y, यानी इसका y है -4, इसका y है y, इसका x है -3, इसका x है x। तो इसका जो स्लोप आएगा रेखाखंड का, उसका 2 गुना है इस पॉइंट से गुजरने वाले कर्व का, ठीक है। ये आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे और फिर कहता है कि अगर ये पास कर रहा है -2,1 से, तो उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक। पूरी बात समझ में आएगी। अब इस चीज को हम सजाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि हियर द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, ठीक है, ऑन द कर्व। कोई भी कर्व हो, उसके किसी एक पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको 6 अध्याय में बताया हूँ, dy/dx, ठीक, पहली बात। दूसरा चीज एक और दिया है, एंड द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग एक ही लाइन सेगमेंट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन से मतलब रेखाखंड, ज्वाइनिंग द पॉइंट, कौन कौन सा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मतलब जिस पॉइंट पे दोनों स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श बिंदु, यानी कि XY, माने कोई कर्व है और उसी से एक रेखा गुजर रही है, तो इन दोनों का स्पर्श बिंदु ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बोलेंगे। वो पॉइंट कौन सा है, x, y दिया हुआ है, ठीक है। कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे स्पर्श बिंदु को, XY एंड द पॉइंट -4 -3, ठीक है। मतलब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1। y2 क्या है -4, y1 क्या है y,
x2 क्या है -3 और x1 क्या है x। ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट का स्लोप, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप और कर्व का। अब इन दोनों के आधार पे आपको इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन को कैसे बिठाएंगे, लिख देते हैं कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जो कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है यानी dy/dx जो है ये 2 गुना है दो रेखा मतलब उसके स्पर्श बिंदु से खींचे जाने वाले रेखाखंड जो इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ठीक है, उन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड के स्लोप का 2 गुना है। तो इसका स्लोप कितना आया है -4 -y बटा में -3 -x। कोई कष्ट कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अच्छा आप चाहें तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते थे, तो y+4 नीचे से भी ले लेंगे तो x+3, एक लाइन कम हो जाता है यहाँ से, तो ये हो जाता y+4 बटा में x+3 कर दे क्या यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं y+4 और x+3। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए इसको सेपरेट कीजिए, y को एक साइड x को एक साइड। अगर हम ऐसा करते हैं तो y वाला ये है इधर बटा में आ जाएगा 1/y+4 इंटू dy और इधर देखिए 2/x+3 है। ये जो है कि नहीं dx चला जाएगा उधर गुना में। अब ये आपको सेपरेट कर दिया गया है, सेपरेट कर दिएगा तो इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। y 4 है ना, जरा देख लीजिए तो 4 3, y का वैल्यू गलत लिख दिया ना यहाँ पे, y का मान 3 है ना, सॉरी यहाँ पर y का मान 3 x का मान 4। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए x1 ये y1 है, x2 ये y2, ये हो जाएगा आपका कितना 4, ये भी हो जाएगा 3 4 3 4 3 4। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अब एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y+3 इंटू dy, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा 1/x+4 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/x का हो जाएगा log x log y+3 और इधर 1/x का हो जाएगा log x 1 log x+4। अब देखिए सब जगह log चल रहा है तो कांस्टेंट वैल्यू log की तरफ लिखना होगा, log के रूप में लिखना होगा और x के साइड लिखना होगा यानी कि log c। ठीक, अब चलिए ये हो जाएगा आपका log y+3 और ये हो जाएगा 2 log है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे log m, n log m को क्या लिखते हैं log m के पावर n प्लस log c, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से log y+3 ये हो जाएगा log m प्लस log n, तो log m प्लस log n क्या होता है log m प्लस n का फॉर्मूला तो log m इंटू n। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ऊपर में देखिए क्या बचता है, ठीक है, ये हो जाएगा log से log कैंसिल यानी y+3 इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर इंटू सी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो बताए। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब हमारा लिखना है कि ये पास किस पॉइंट से गुजर रहा है, उससे हम लोग रख करके सी का मान फाइंड कर लेंगे। नाउ सिंस द गिवन कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट लिखा है -2, 1 पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 1, ठीक है, डेट इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड पुटिंग these values in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, समीकरण एक में रखेंगे y की जगह पे 1, x से -2, y की जगह पे 1 + 3 इज इक्वल टू -2, 4 का होल स्क्वायर इंटू सी। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, -2 + 4 क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू सी यानी कि सी इज इक्वल टू 1।
सी का मान जरूर 1 चेक कर लीजिएगा। सी का मान 1 आ रहा है तो हम लोग सी का मान समीकरण 1 में पुट कर देंगे। लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में सी का मान पुट करेंगे। सी का मान पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। सी का मान कितना रखना है 1, यहाँ पर 1 रखेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा y + 3 इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, लास्ट में हेंस तो लिख ही लेंगे। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व पासिंग थ्रू द, लिख लेंगे ना, ये लिख दें। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ the given curve passing through the point, किस पॉइंट से पास कर रहा था -2,1, इस पॉइंट से पास करने वाले उस कर्व का इक्वेशन यही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 और बचे हैं ना, 19, 20, 21, 22, उसको भी देख लेते हैं फटाफट।